प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। बहुत दिन नुकसान हुआ, नहीं था, मैं कहीं चला गया था, बनारस ही गया था और वहीं से कार्यक्रम बनाता था, पर ऐसी कुछ स्थिति बनती थी कि सिर्फ एक ही कार्यक्रम बना पाता था समय की कमी के कारण। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आज से आप लोगों को राशिफल का भी कार्यक्रम मिलने लगेगा, जो दूसरा चैनल है राशिफल वाला, इस पे भी कुंडली विश्लेषण मिलने लगेगा। और जो मेन चैनल है उस पे तो ज्योतिष के सूत्र जाते ही हैं। जन्म होता है जातक का मार्गशीर्ष माह में। ऐसा लोग थोड़े से कभी कभी अपने आप के बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करते देखे गए हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया कई बार कष्ट वाला भी होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु और केतु, ये कई बार जातक के जीवन को दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। जो काम 2 महीने में होगा वो 3 महीने 4 महीने में होने की स्थिति बन जाती है, या व्यक्ति को उतनी मेहनत करनी पड़ती है। हेमंत ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रेम को समझने वाले होते हैं। शनिवार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। शनिवार को जन्मे होने का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का, सत्य और गंभीर नाद करने वाला होता है, गंभीर बोलने वाला होता है। अपनी अवस्था से वो कई गुना ज्यादा ज्ञान और अनुभव रखने वाला होता है। शनिवार को जन्मे होने से थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा, ये व्यक्ति के मन को, विचारों को, ज्ञान को, विवेक को बड़ा ही सुमधुर और श्रेष्ठ रखते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा जातक को पैतृक धन के अभिवृद्धि के योग लगाते हैं और व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से दूसरों की मदद करने वाला ही होता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखने में सहायक होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो ब्रह्मदेव हैं। इस आधार पर ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए, या इनके माता पिता को इनके नाम पे इस मंत्र का जप कम से कम किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके 5000 बार, जीवन में 5 से 7 बार ऐसा करवा देना चाहिए। और चिरचीटे की जड़, जिसे आपामार्ग भी बोलते हैं, अपामार्ग की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। चांदी के ताबीज में बच्चे को गले में धारण कराना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र ओम ब्रह्मणे नमः कहा मैंने, और कुश की पूजा करनी चाहिए, या कुशा के ब्रह्मदेव बना करके, उनकी आकृति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र साध योग, ये ठीक है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण, यहां व्यक्ति रजस तत्व की प्रधानता वाला होता है, मतलब उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों में से राजसिक तत्वों की अभिवृद्धि है, और इसे निरंतर इसमें प्रगति करके सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अपना ध्यान लेके जाना चाहिए। लग्न बनता है मकर का। अब मैं लग्न पे लेके आता हूं, जिसमें चंद्रमा नौमा लग्न कुंडली में, या फिर क्या बोलते हैं, पंचांग में सबसे ज्यादा अच्छे बने हैं। और ये कुंडली बनी है तुला लग्न, मकर लग्न की, नवांश कुंडली कुंभ का, और दशमांशा भी तुला का ही बना है। यहाँ के दशम स्थान के अधिपति यहाँ के लग्नेश, और लग्नेश चतुर्थ स्थान में राहु के साथ। इस वजह से व्यक्ति निरंतर अपने गति को आगे रखने वाला और अपने किए गए प्रयासों से सफल होता है। वो किसी दूसरे के प्रयास में या अपने काम में किसी दूसरे को ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी भी मदद मुझे मिल जाए, ये ऐसा नहीं होता। यहां व्यक्ति स्वयं के ही पराक्रम पे विश्वास करता है, मोटी धन कमाने की इच्छा और आकांक्षा करने वाला होता है, गंभीर स्वर वाला होता है, संगीत, शासन, मोटा काम और भारी शरीर वाला ऐसा होते देखा गया है। लगभग 28 वर्ष तक पिता के ऊपर भारित रहने वाला या उसके ऊपर आश्रित रहने वाला होता है, चूंकि द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं इसलिए। और उसके बाद वो धीरे 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 अपने आमदनी पे शिफ्ट करता जाता है खुद को। वाणी ऐसी कि व्यक्ति जितनी अवस्था का है उससे ज्यादा की वाणी वो बोलता है,
चाहे अनुभव के मामले में कहें, चाहे वाणी की गंभीरता, जैसे एक वाणी का जो पिच होता है, जिसको पिच बोलते हैं, तो एकदम शंख की भांति वाणी है, गंभीर बोलने वाला, कड़वा बोलेगा, कभी जिद भी करेगा, हठीला बोलेगा, इगोइस्ट, एक ऐसा वाणी में घमंड वाला भाव आ जाता है, और वो भी शनि के कारण। मांसाहार, मसालेदार, तीता, खट्टा, षडरस, इन सभी रसों को भोगने वाला होता है, और जल्दी जल्दी भोजन करने वाला होता है ना। बुद्धिमान होगा जातक, क्योंकि एकादशवें भाव में सूर्य बुध बैठे हैं। 1,00,000 दोषों का समन शुक्र योग कारक ग्रह होकर के केंद्र में कर रहे हैं। मंगल मंगलिक दोष लगा रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं, और नवांश कुंडली में भी वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। दशमांसा चक्र में भी उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है। इस वजह से इस कुंडली में जो सबसे कमजोर दशा जा सकती है प्रथम दृष्टया, वो मंगल की जा सकती है, और वही इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह भी बनेंगे, क्योंकि चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होते हैं। चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति हैं, इस कुंडली के लिए लग्नेश के शत्रु होते हैं, सप्तम में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। शुक्र देख रहे हैं, जो मंगल से सदैव थोड़े बहुत प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र के ऊपर केतु और मंगल दो प्रापक ग्रहों का प्रभाव है। इस कारण से यहाँ पे शुक्रदेव में या मंगल की महादशा में शुक्र का जब कभी भी अंतर होगा, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में और पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिलती है। लेकिन वैसे यहाँ पे मंगल ही प्रथम मारक बनेंगे। मंगल में राहु का अंतर कष्ट देने वाला और मतभेद पैदा करने वाला होता है, पति पत्नी, व्यापार आदि में, दिनचर्या में। ये कुंडली यशस्वी है और बुद्धिमान है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक मोह से मुक्त करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला, नेचर अच्छा, न्याय प्रिय, विवेकवान, श्रुति संपन्न, वेदों में आचरण रखने वाला, वेदोक्त आचरण करने वाला, माता और पिता का पूर्ण प्रेम प्राप्त करने वाला, किसी भी प्रकार के अरिष्ट दोष से मुक्त है ये कुंडली। एकमात्र मंगल के नीच होने के कारण थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो भी मैं समझता हूं कि यहां पे सिर्फ मंगल की ही दशा कमजोर जा सकती है, और अंश के बल के आधार पर भी वो मंगल 11 अंश के हैं। वो काफी हद तक व्यक्ति को, एक बात मैंने कही थी कि ये कई बार व्यक्ति को शत्रुहंता भी बनाएंगे और शत्रुओं को समझने की शक्ति देंगे, और व्यक्ति के पैसे अटकने वाले हो सकते हैं। ये मैं अभी ओवरऑल बता रहा हूं, अभी एक एक भावों को अलग से बताऊंगा। इस कुंडली के आधार पर दाम्पत्य का सुख सामान्यतः ठीक है, सांसारिक सुख बहुत अच्छा है, भाग्यशाली भी है जातक, और अपने काम से प्रसन्न भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने काम से असंतुष्ट रहेगा, या ऐसा वाला कोई भाव उसके दिमाग में, कोई ऐसी वाली बात नहीं होगी। चंद्रमा के अव्यवस्थित नहीं होने के कारण और व्यवस्थित होने के कारण व्यक्ति का मन मस्तिष्क बड़ा ही सरल और स्पष्ट है, और वो साफ भी है। ज्ञान और गुणों को समझने वाला, विवेक से युक्त होकर के अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने वाला, बैठ करके धन कमाने वाला, न्याय करने वाला, और कई जगह से धन ना कमा करके एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र चयन कर ले जहां से व्यक्ति को सदैव एक अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होती है और निरंतर प्राप्त होती है। ऐसे ही जातक के जीवन में आमदनी का क्षेत्र रहेगा। गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पे है, इस वजह से व्यक्ति विवेकवान होने के साथ साथ, ये 3 बार मैंने बोल दी, क्योंकि डबल ट्रिपल 75% तक व्यक्ति विवेक का इस्तेमाल करेगा हर समय, और हर परिस्थिति को समझने की पूरी कोशिश भी करेगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति नैतिकीय तत्वों से जिम्मेदार, चरित्रवान और कृतज्ञ होता है। धर्म के प्रति गहरी रुचि, धार्मिक कृत्य करना, विश्व में विख्यात होना, अपने समाज का नाम रोशन करना, और समाज के सभी वर्गों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ये गुरु चंद्रमा, गुरु बुध, गुरु सूर्य के कारण। जो वो कभी कभी इमोशनल होकर के गड़बड़ निर्णय करेगा, वो चंद्रमा और बुध के आमने सामने होने के कारण करेगा। लग्न पे शुक्र बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे शुक्रो दश सहस्त्राणी, लगभग 10,000 दोषों का समन शुक्र लग्न में कर देंगे।
और उस शुक्र के ऊपर जब गुरु की पूर्ण दृष्टि जाएगी, मतलब सामान्यतया नवीं दृष्टि जाएगी, पूर्ण तो सातवीं होगी, नवीं दृष्टि जाएगी, तो जातक कम से कम अपने व्यय को संतुलित करने वाला, हमेशा काम के बारे में विचार करने वाला और सोचने वाला, गंभीर मानसिकता का अनुभवी और श्रेष्ठ धर्माचरण करने वाला होता है। ये इस कुंडली का ओवरऑल है। अब मैं एक एक ग्रहों और एक एक वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आता हूं। अब बात करते हैं लग्न के बारे में। लग्न कुंडली में अगर जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा तो ये बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को संपन्न बना देता है। और खास करके जब जन्म कुंडली का प्रधान योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के शुक्र और लग्न पे गुरु की दृष्टि, पंचम भाव बली, क्योंकि चंद्रमा उच्च के और गुरु इस कुंडली के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जन्म कुंडली के 12वें और तीसरे के अधिपति होते, कोई परेशानी नहीं। वो शुभ ग्रह हैं, बढ़िया बैठे हैं, तो यहाँ पे वो देने वाले ही बनेंगे। यहाँ भी एकादशवां भाव संपूर्ण बलवान, भाग्य भाव में केतु धर्म में रुचि रखने वाला, दान पुण्य और विख्यात होने वाला बनाते हैं। दूसरे भाव में स्वग्रही शनि, लग्न में लक्ष्मी संपन्न योग, मंगल ही कमजोर, राहु जन्म कुंडली में व्यक्ति को महान पराक्रमी बना रहे हैं। अपने भाव में शनि, अपने भाव से केंद्र में शुक्र, अपने भाव से 3 घर आगे सूर्य के साथ बुध, लाभ भाव बलवान। और जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वहां पे सप्तम भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के अपने से पंचम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति, अपने से नवम भाव के अधिपति के साथ त्रिकोण में गुरु और चंद्रमा की युति यहाँ पे बहुत सारे विलक्षण योग पैदा करने वाली होगी। सूर्य और बुध की युति बनी है, इस युति को समझते हैं। सूर्य और बुध 6वें और 8वें के अधिपति, सूर्य और बुध 9वीं और 8वीं के अधिपति। इसका अर्थ होगा कि ये कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बुध जो हैं वो घर्षण भी करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति का संबंध 6वें और 8वें, भाग्य और 6वें का अधिपति 8म भाव के अधिपति के साथ बैठ रहा है। इस वजह से उसमें कभी कभी सूर्य में बुध का अंतर भाग्य में संघर्ष देने वाला, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला जरूर बना देगा। लग्न का मान 4 अंश का है। ये प्रबुद्ध तो नहीं है लग्न, पर हाँ ये कभी कभी जातक को बचकानी हरकतें करने वाला जरूर बना सकता है। लग्न में शुक्र और नौमांश कुंडली में भी शुक्र जो बैठे हैं वो दिग्बली होकर के बैठे हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली का जो सबसे बलवान और सबसे मजबूत यथेष्ट ग्रह बनेगा वो शुक्र ही बनेंगे। यहाँ पे गुरु 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के सप्तमेश के साथ युति त्रिकोण में करके यशस्वी योग लगा रहे थे, गज केसरी योग लगा रहे थे, राष्ट्रपति योग लगा रहे थे, विलक्षणता से परिपूत कई प्रकार के राजयोग बना रहे थे, और यहाँ पे वो स्वतः उच्च के हो जा रहे हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ के लाभेश होकर के उच्च के हो रहे हैं। दिग्बली शुक्र यहाँ भी केंद्र में, यहाँ भी शुक्र केंद्र में, यहाँ के भी योग कारक ग्रह, यहाँ के भी योग कारक ग्रह, और यहाँ के भी लग्नेश होकर के दिग्बली हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में एकमात्र ग्रह जो सबसे ज्यादा हर वर्ग चार्ट में मजबूत बना है, जो एकमात्र ग्रह जो विलक्षणता से जातक को परिपूरित करेगा, वो शुक्र ही होते हैं। यहाँ पे सूर्य और शनि का एक साथ बैठना, यहाँ पे शनि का स्वग्रही होना, यहाँ पे शनि का कमजोर बैठना, लेकिन पंचम भाव अपने भाव से 5 घर आगे बैठ करके वापस इस भाव को देखना, और इस भाव से केंद्र में गुरु का होना, इस भाव पे शनि की दृष्टि, इस भाव पे गुरु चंद्रमा, यानी कि एकादशवां भाव बहुत बलवान है, क्योंकि यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है 9वीं, यहाँ पे शनि की भी 10वीं दृष्टि है, यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की भी दृष्टि है, सूर्य और बुध भी बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति के जीवन में जो विचार होंगे वो आगे बढ़ने वाले बहुत होंगे, और वो अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। अगर ये एकादशवें भाव के अधिपति नीच के नहीं होते तो वो घर्षण भी नहीं होता। लेकिन चूंकि जन्म कुंडली का एकादशवां भाव यहाँ पे बलवान हो रहा है, यहाँ पे धन भाव में शनि, यहाँ भी धन भाव में शनि, इस कुंडली का लग्नेश ही भाव से वर्गोत्तम हो रहा है, और गुरु से वो भाव दृष्ट है, भाव का अधिपति भाव को देख रहा है। इस भाव के ठीक आगे चंद्रमा इसका मार्ग स्पष्ट और साफ कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र दिग्बली पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 9वें भाव में। अब इससे बढ़िया क्या कुछ हो सकता है? पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में
और पंचम के कारक गुरु से दृष्ट, तो ज्ञान में कोई परेशानी नहीं, बुद्धिमता में कोई परेशानी नहीं, प्रेम प्राप्त करने में यश मान पद प्रतिष्ठा कुल दीपक योग लग जाए, और व्यक्ति वेद से युक्त आचरण तो करता ही है, कभी भी किसी को शत्रु नहीं बनाता और हमेशा ज्ञान से जुड़ा हुआ ही काम करता है, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपने इंटेलिजेंस के बल पे ही धन कमाने वाला, अनुभवी, मैनेजमेंट करने में माहिर और बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे भी पंचम भाव के अधिपति नवम में किसके साथ बैठे थे? ध्यान से देखिए, पंचम के अधिपति दशम के अधिपति के साथ बैठे हैं, लेकिन वो तीसरे के भी अधिपति होते हैं और अष्टम के भी अधिपति होते हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में जो कमजोरी बन रही है वो यहाँ पे भी बुध की बन रही है, यहाँ पे भी बुध की कमजोरी बन रही है। इस कुंडली के लिए होते वो भाग्येश हैं, लेकिन तीसरे, छठवें और नवें भाव के अधिपति होकर के अष्टमेश के साथ युति कर रहे थे, और यहाँ पे वो तीसरे और छठवें भाव, अष्टम भाव के जो मंगल हैं वो तीसरे और बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से कभी कभी पति और पत्नी के बीच में मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि वो सुख संपूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नीच के मंगल कई बार पत्नी को रोगी काया का बना देते हैं। इस भाव के अधिपति द्वितीय भाव में शनि के साथ बैठे हैं, इस वजह से विवाह में थोड़ा बहुत घर्षण होगा या कभी कभी विवाह होने में विलंब हो सकता है, तो ऐसा ना हो, इस वजह से वक्त पे सारी चीजें हो जाए। विवाह संस्कार है, इसे मजबूती से करना चाहिए, और ये पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसको पकड़ लिया उसको छोटी छोटी बातों पे, उसकी कमजोरियों पे हमें उसको त्यागने के बारे में कभी विचार नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में विवाह जैसे संस्कार की विशालता है, ये जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे विवाह तोड़ने में जरा भी झिझक नहीं करते, और कई बार तो व्यक्ति के संबंध उस पे सबसे ज्यादा भारी उसके पैसे हो जाते हैं। सामने वाले को छोड़ूंगा तो इतने करोड़ तो मिल ही जाएंगे, दूसरा विवाह कर लूंगा, है ना। इस वजह से इस तरीके के विचार हमारे सनातन संस्कृति को और परंपराओं को और हमारे सभ्यता को भी कमजोर करते हैं। साथ ही साथ ये मानवीय मूल्यों की सुरक्षा करने वाले विचार नहीं होते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम पशु नहीं हैं, हम पशु नहीं हैं, हम कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी आदि नहीं हैं, है ना। तो क्या कहा कि हम मनुष्य हैं, तो अपनी मनुष्यता का परिचय हमें इन छोटी छोटी बातों से, दुनिया की कोई भी समस्या बहुत बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो भी समस्या आएगी वो पांडवों से और भगवान से, भगवान कृष्ण के जीवन में जितनी समस्या आई, भगवान राम के जीवन में जितनी समस्या आई, उससे तो कम ही होंगे ना। उनके सामने तो विशाल समुद्र था और उस पे पार पाना था, और जरा स्थिति देखिए कि उस पार उनकी प्राण प्रिया बैठी थी, और वो भी एक ऐसे स्थिति में जहां जीव जो है वो चारों तरफ से दांतों से घिरा हुआ है। हमारे साथ तो कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं होती, तो फिर हम इतनी छोटी छोटी अपने आत्मविश्वास को बना के रखें, अपनी समस्या को समझने की शक्ति को समझाएं। एक साथ एक टेबल पे दोनों परिवार के लोग इकट्ठा होकर के किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं, है ना। ये बात, ये परंपरा विवाह तोड़ने की जो हमारे यहाँ चल पड़ी है, ये हमारी नहीं है, ये किसी दूसरे से प्रभावित है, जो पशुवत रहते हैं। हम तो बड़े शुद्ध हैं, हमारा तो हृदय भी विशाल है और हमारा संकाय भी बड़ा विशाल है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ भी कहूँगा, यहाँ मंगल नीच के हैं, यहाँ पे इस भाव के ठीक आगे राहु बैठे हैं, और इस भाव का स्वामी जो सप्तमेश है वो अपने भाव से अष्टम भाव में जा रहा है। हालांकि शुक्र दिग्बली और उच्च के गुरु विशेष परेशानी नहीं करेंगे, पर यहाँ पे कई बार दोनों में ही सामान्यतया समान ऊर्जा देखने को मिल जाती है, और इस वजह से कई बार उसमें पशुपेश की स्थिति बन जाती है। इस कुंडली के लिए शुक्र बढ़िया, सूर्य बढ़िया होंगे, बुध की दशा कभी परेशान करेगी, गुरु और चंद्रमा की दशा के साथ शनि और राहु की दशा भी इस कुंडली को लाभान्वित करेगी। मंगल और बुध इस कुंडली को कष्ट देने वाले बनेंगे। द्वितीय भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में शनि, वर्गोत्तम होने से ग्रह बलवान, और कम से कम वो आपको आपके माता से, पिता से, आपके समाज में यश और प्रतिष्ठा से आपका मेल करा ही देने वाला बन रहा है। तृतीय भाव के राहु भाग्यशाली बनाते हैं, और दूसरे भाव में बैठ करके अष्टम भाव पे जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो कई बार व्यक्ति को धन नाश करने वाला भी बनाती है, धन खर्च करने वाला या विवादित बयान देने वाला भी बना देती है। इस वजह से यहां से बचना होगा। तीसरे भाव के राहु और तृतीय जन्म कुंडली के सप्तम भाव अपने भाव से नवम पंचम का संबंध, इस वजह से यहाँ पे संतान
और दाम्पत्य में कोई परेशानी गुरु और चंद्रमा की दशा में तो नहीं आएगी। चतुर्थ भाव के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, न तो यहाँ न तो यहाँ। इस वजह से भी मैं ये बात कहूंगा कि मंगल की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। अपने घर की सफाई खुद से करें, झाड़ू पोछा स्वयं से लगाएं, कुल देवता की पूजा करें, अमावस्या को दान करें। प्रत्येक दिन झाड़ू पोछा करने के बाद घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक जला करके तब घर से बाहर निकलें, है ना। अगर हो सके तो शिव जी के मंदिर में जा करके दही अर्पित किया करें, केसर को जल में घोल करके वो शिव जी पे अर्पित करें, और साथ ही साथ तुलसी, चंदन ये ठाकुर जी को अर्पित करें, श्वेत चंदन ठाकुर जी को अर्पित करें। पंचम भाव इस कुंडली का बलवान है, एकादशवां भी बलवान है। छठवें भाव के स्वामी अगर एकादशवें में नहीं बैठते, और अस्त तो नहीं होंगे क्योंकि 12 अंश के हैं, सूर्य 28 अंश के हैं, इस वजह से बुध अस्त नहीं होंगे, पर वक्री होने से कई बार ग्रहों में बल की कमजोरी आ जाती है। तो मंगल वक्री हैं और गुरु वक्री हैं और बुध वक्री हैं। तो बुध जो हैं वो लगभग 10वें भाव का भी फल कर रहे हैं। मतलब बुध अपनी दशा काल में दशम स्थान को भी परेशान करने वाले हो सकते हैं। मतलब बुध की दशा में करियर में अनएस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल सकती है। वहीं मंगल की दशा में पत्नी के स्वास्थ्य के साथ साथ जातक के झगड़े और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि गुरु की दशा वेल एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरे योग्यता से परिणाम करने वाली होगी। सप्तम भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, लेकिन गुरु के साथ बैठना, लेकिन 12वें और तीसरे के अधिपति हैं, इस वजह से कभी कभी विवाह में मतभेद की स्थिति बनती है। हालांकि वो मंगल के कारण बनती है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस भाव में बैठे हैं इस भाव का अधिपति उच्च का है, इस वजह से कम डिस्पोजिटर प्लैनेट के उच्च के होने के कारण, और इस भाव पे शुक्र की दृष्टि और राहु की दृष्टि मूल त्रिकोण पड़ रही है। राहु जो होते हैं वो कर्क राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। तो एक तो यहाँ पे स्थिति बनी, जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव की स्थिति पापक ग्रहों के लिए अच्छी होती है, और उस भाव के ठीक पीछे स्वग्रही शुक्र, इस भाव से ठीक 4 घर आगे तो कोई ग्रह नहीं, लेकिन कम से कम इस भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा जरूर है। तो किसी भी भाव का स्वामी जब त्रिकोण में बैठे तो कम से कम अपने साथ वो एक सकारात्मक भाव लेने वाला हो जाता है, या जातक के लिए काफी हद तक सहूलियत देने वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए यहाँ पे स्थिति सप्तम भाव की अच्छी बन रही है। जब एकादशवें भाव में ये बुध नहीं बैठे होते तो व्यक्ति के पैसे भी नहीं अटकते। मंगल की दशा और बुध की दशा में व्यक्ति को पार्टनरशिप में, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, शत्रुता और मित्रता को समझने से पहले इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, और पैसे किसी को भी देने से पहले भी विचार करने की आवश्यकता होगी। मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपको कम से कम वो उत्तेजित भी करने का काम करेंगे और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को मौका देने का भी काम करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में एकादशवें में सूर्य की दशा में कई बार कम पैसों पे मेहनत करने की स्थिति बन सकती है। हालांकि अष्टम भाव का दोष सूर्य को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रह भाव से प्रभावित होता है, और अष्टमेश होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके जब पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पेट का रोग भी होता है। उस दशा काल में पेट का ध्यान रखना चाहिए। नवम भाव की स्थिति सामान्यतया नवम भाव के अधिपति का तीसरे भाव में जाना अपने भाव से, ये व्यक्ति के जीवन में कभी कभी भाग्य की चिंता भी करते हैं, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बचकानी हरकतें धर्म और पूजा पाठ और ब्राह्मणों के प्रति कर देता है, या उनका अनादर हो जाए, या उनके बीच में बेवजह बातचीत करता रहे, या बेवजह बातूनी जैसी हरकतें करता है, जिसको ब्राह्मणों के द्वारा कई बार कहा जाता है कि चुप रहो, ज्यादा ना बोलो, ऐसी स्थिति। पर नवम भाव के केतु व्यक्ति को धार्मिक तो अवश्य बनाएंगे, दान और पुण्य में व्यक्ति का विश्वास रहता है। दशम स्थान की स्थिति व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न में लेके जाएगी, और ये संपन्नता देने का एकमात्र ग्रह जो हर जगह आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया बैठा है, वो एकमात्र ग्रह है जो आपको सब कुछ देने की हैसियत रखता है। एकादशवां भाव बलवान, इस वजह से किसी भी प्रकार से इस कुंडली की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी और पूरी हो जाएगी। क्लियर है। दशमांशा कुंडली में धन भाव के अधिपति, नवांश कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्नेश, शुक्र दिग्बली, लग्नेश होकर के धन भाव में, लग्नेश होकर के दिग्बली, सूर्य उच्च के, गुरु और शनि जैसे दो ग्रह एक साथ, और जहां बैठे हैं उसका अधिपति सूर्य उच्च का है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव और पंचम भाव पे है। तीसरे भाव पे भी पराक्रम का सुख, दाम्पत्य का सुख बढ़िया, दाम्पत्य में कोई परेशानी विशेष नहीं, पर जिन दशाओं में मैंने बात कही है उसका ध्यान रखना होगा। ये कुंडली अपने कर्म क्षेत्र के साथ न्याय कर लेगी।
कभी कभी व्यापार में नुकसान हो सकता है। ये कुंडली सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो ज़्यादा बढ़िया है। बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, मैनेजमेंट, आईएएस अधिकारी, ये कुंडली में मंगल अगर नीच के नहीं होते तो 100% बोल देता है ना। और उसके साथ साथ वन विभाग में भी नौकरी के योग बढ़िया बन रहे हैं। ये इतनी सारी स्थिति। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व अच्छा है। हमें अपनी वाणी को और भी ज़्यादा फोकस करना होगा हमेशा। पराक्रम व्यक्ति खूब करेगा, धन संचित भी करेगा, माता पिता का सुख भी बहुत अच्छा भोगेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता कभी कभी मंगल की दशा में सता सकती है। यश और मान प्रतिष्ठा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है। नौकरी ज़्यादा बढ़िया है बनिस्पत व्यापार के। इस कुंडली का कंसंट्रेशन ठीक रहेगा। भाग्य तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बुध की दशा में भाग्य में घर्षण देखने को मिल सकता है। बाकी वैसे इस कुंडली का धन, पराक्रम, सुख, सामाजिक स्थिति, जीवन में अकर्मण्यता बिल्कुल भी नहीं है और आगे निरंतर गति से व्यक्ति बुद्धिमानी से आगे बढ़ता रहता है। ये इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं। दशमांसा कुंडली को अगर ध्यान से समझेंगे तो लग्न के अधिपति का राहु के साथ और उच्च के सूर्य का बैठना, विदेशों से भी धन आता दिख रहा है। पंचम भाव के अधिपति गुरु के साथ पंचम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति जीवन में जितना भी ज्ञान, बुद्धि, न्याय और तर्क लगाना होगा वो बिल्कुल लगाएगा और उसको उसमें सफलता भी मिलेगी। इस कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्र बढ़िया अगर बैठ जाए, उच्च के लाभेश अगर बैठे हों तो व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। मतलब लाभ हर जगह व्यक्ति का मजबूत बन रहा है। नक्षत्रों के आधार पर सूर्य कभी कभी दिमाग को भ्रमित करने का काम करेंगे और गलत निर्णय देने वाले होंगे। चंद्रमा आपको इमोशनल बना रहे हैं। मंगल साहस देने का काम कर रहे हैं। बुध नक्षत्र के आधार पर जो स्थिति बना के बैठे हैं उसके आधार पर तकनीक की समझ देते हैं। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के साथ, इस वजह से आपको यश और प्रतिष्ठा के साथ यशस्वी बना रहे हैं। शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में 13 डिग्री के अपनी दशा काल में समस्त सांसारिक सुखों का भोग दे रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में, इस आधार पर आपकी कुंडली कई बार जीवन को समझने में आसानी, परिस्थिति को आकलन करने की स्थिति, गंभीर बनाने की स्थिति, ये सारी चीजें शनि दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में आपको पराक्रमी बनाने के साथ साथ भविष्य दृष्टा, भाग्यशाली और मंथन करने वाला बना रहे हैं। ग्रहों के आधार पर अगर देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ वृष राशि में और यहाँ मेष राशि में, इनकी दशा काल में धन व्यय हो सकता है। सूर्य वृश्चिक राशि में और यहाँ पे सूर्य मीन राशि में, सूर्य की दशा में यश, प्रतिष्ठा और संतान की वृद्धि हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। मंगल कर्क राशि में, नवांश में तुला में, इनकी दशा काल में माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। बुध वृश्चिक राशि में, नवांश कुंडली में तुला में, बुध की दशा में टोटल नुकसान देखने को मिल रहा है, इस वजह से बहुत सावधान रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, नवांश कुंडली में कर्क में, लाभ, पराक्रम, आत्मविश्वास, सही निर्णय और मजबूत इच्छा, ये सब गुरु की दशा में। शुक्र मकर राशि में, नवांश में वृष में, इस वजह से मकर राशि में बैठने और वृष राशि में जाने से संतान, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य, नौकरी में प्रमोशन, अच्छे जगह पे पदांतरण, ये सब शुक्र की दशा में। शनि वृश्चिक कुंभ राशि में, नवांश कुंडली में मीन में, धनदायक होंगे और गंभीरतम बुद्धि अनुभव देने वाले होंगे। राहु मीन राशि में, नवांश कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यापार को दिशा और गति देने वाले बन रहे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग नीला और सफेद रहेगा। इसके आधार पर अगर बात करते हैं तो नक्षत्र श्रवण, रोहिणी, मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु और हस्त। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।